आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बेसिकली सीमन पे। तो सीमन एक्चुअल में है क्या? सीमन जो है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म एंड सेमिनल फ्लूइड। अब जो आपको पता है कि स्पर्म का प्रोडक्शन कौन करता है? टेस्टिस। और सेमिनल फ्लूइड का प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोस्टेट। तो जो हमारा आज कंसर्निंग टॉपिक है वो है प्रोस्टेट, कि आखिर प्रोस्टेट का क्या रोल है हमारे इस बॉडी में, कि भगवान ने हमको प्रोस्टेट दिया है। हमको का मतलब मेल को। पुरुषों के पास ही क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड और टेस्टिस। टेस्टिस क्या बनाती है? स्पर्म। और प्रोस्टेट बनाती है सेमिनल फ्लूइड। और ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं और इन द टाइम ऑफ इजाकुलेशन तो क्या निकलता है? सीमन। तो सारी कहानी वहीं से स्टार्ट हो रही है। तो जो पुरुषों में पाई जाने वाली जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो 50 साल तक तो बढ़िया काम करती है, लेकिन ये देखा गया है कि 50 साल की उम्र के बाद जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है ना वो इनलार्ज होना स्टार्ट कर देती है, जिस कारण से ना बहुत सारी प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है मेल को आफ्टर द एज ऑफ 50। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। असल में क्या होता है कि जब हमारी प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाती है तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है हमारी, उसकी जो लोकेशन है वो जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर है। और जैसे ही हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो जाएगी? इनलार्ज होगी, तो वो हमारी यूरिनरी ब्लैडर को क्या करेगी? ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, जिस कारण से यूरिन का जो फ्लो होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। और उसके जस्ट नीचे क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब जब प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होगी तो हमारी यूरेथ्रा को क्या करेगी? ऑब्स्ट्रक्ट यानी कंस्ट्रिक्ट कर देगी। तो हमारा जो यूरिन का डिस्चार्ज है वो नहीं होगा। और ये हमारी किडनी है, और किडनी से जो हमारी ब्लैडर को जा रही है पाइप, दैट इज़ अ यूरेटर। अब एक और समझने वाली बात है, तो टेस्टिस में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। वो टेस्टोस्टेरोन जो करता क्या है? वो टेस्टिस में स्पर्म को बनाने के लिए काम करता है और प्रोस्टेट में सेमिनल फ्लूइड को बनाने के लिए काम करता है। यानी कि बिना टेस्टोस्टेरोन के टेस्टिस कभी भी स्पर्म नहीं बना पाएगी और प्रोस्टेट कभी सेमिनल फ्लूइड नहीं बना पाएगा। और टेस्टोस्टेरोन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्टिस से ही निकलता है, ये किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्लैंड एड्रेनल कॉर्टेक्स से भी निकलता है। और ये बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मेल के कैरेक्टरिस्टिक के लिए, जैसे कि हमारी आवाज़, हमारी स्किन, हमारी बॉडी का फिगर। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पुरुषों में ही निकलता है, महिलाओं में भी निकलता है। आफ्टर ओल्ड एज देखिए महिलाओं की क्या होता है ना, दाढ़ी मूंछ आ जाती है, तो वो भी किसके कारण से होता है? टेस्टोस्टेरोन। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किडनी के ऊपर पाई जाने वाली एड्रेनल ग्लैंड। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो किस में पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में, मेल में, और ये वुमेन में नहीं पाई जाती है। तो ऐसा देखा गया है कि 50 साल की उम्र के बाद प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट स्टार्ट होता है। और वो कैसे होता है? लमसम हमारी जितनी आबादी है उसमें 10% लोग जो होते हैं वो 50 के बाद इस बीमारी के कारण यानी कि प्रोस्टेट के इन्लार्जमेंट के कारण क्या होते हैं? सफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं। और आफ्टर द 80 ईयर्स लगभग 90% पीपल किससे सफ़र करते हैं? प्रोस्टेट के इन्लार्जमेंट से। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण हमारा यूरेथ्रा क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो यूरिनरी ब्लैडर में जो भरी हुई यूरिन है वो क्या होगी? यूरेथ्रा के थ्रू पास नहीं होगी, जिस कारण से काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। जैसे क्या होगा कि आपको पेन और डिस्कम्फर्ट यानी कि आपको तकलीफ होना स्टार्ट हो जाएगी। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन उनको बढ़ जाएगा, बार बार पेशाब के लिए जाएंगे क्योंकि यूरिन का बैग खाली ही नहीं हो रहा है। अर्जेंसी उनको लगना चालू हो जाएगी, है ना। और नीड ऑफ अर्जेंसी का मतलब ये है कि बेसिकली देखा गया है कि मेल में ज़्यादातर ना रात में बार बार उठना पेशाब करना, बार बार उठना पेशाब करने के लिए, और उनकी जो यूरिन की स्ट्रीम है ना वो बहुत वीक हो जाएगी। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, आपने बचपन में देखा होगा कि बाथरूम करना होता तो दीवार पे हम लोग निशान लगा लेते थे। तो वो क्या होगा, जो बूढ़े लोग होंगे वो इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, उनकी स्ट्रीम क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। और उनकी यूरिन में ना इंटरप्शन होगा, बार बार ना रुक रुक के पेशाब होगी। ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ तेज़ पेशाब हो, रुक रुक के पेशाब होगी। और क्या होगा? इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग, यानी कि उनका ब्लैडर पूर्ण तरीके से कभी भी खाली नहीं होगा। जब भी हम कभी उसका यूएसजी कराएंगे तो उसका पोस्ट वाइड वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा? बढ़ा हुआ होगा। और क्या हो सकता है? ड्रिबलिंग एट द एंड ऑफ यूरिन, जब लास्ट में क्या होगा कि हमने पेशाब तो कर ली, उसके बाद हमने चैन वैन बंद कर ली, उसके बाद पता लगा थोड़ी सी और पेशाब होगी। और क्या होगा? इस तरह की प्रॉब्लम उनको होना स्टार्ट हो सकती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो है टेस्टिस का फिगर है, और इसमें देखिए जो ये घुमावदार जैसे छल्ले बने हैं दैट इज़ अ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बेसिकली क्या करती है? वो स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। मेक जो है, मैंने सीमन में लिख रहा हूँ लेकिन आप समझिए कि मेक क्या करती है? स्पर्म का।
तो स्पर्म क्या होते हैं ना, इनमेच्योर फॉर्म में होते हैं, धीरे धीरे वो क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, और मैच्योर होने के बाद वो आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और ये क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट है। और इस इजैकुलेटरी डक्ट में जैसे जैसे वो मैच्योर होते रहेंगे वैसे वैसे ही आगे की तरफ क्या होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो मेन कंसर्निंग टॉपिक हमारा टेस्टिस भी नहीं है, हम लोग जो आज मेन कंसर्निंग टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है प्रोस्टेट। तो देखिए प्रोस्टेट है, तो इस प्रोस्टेट में देखिए इसमें छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं, सेल्स, जिनको बोलते हैं एपिथेलियल या ग्लैंडुलर सेल्स या ल्यूमिनल सेल। ये सारी सेल्स क्या करती हैं, ये सेमिनल फ्लूइड को बनाती हैं, ठीक है ना। अब इस सेमिनल फ्लूइड को बनाने के बाद वो क्या करती हैं, जब भी टाइम ऑफ द इजैकुलेशन आएगा तो वो क्या करेंगी, इस सेमिनल फ्लूइड को यूरेथ्रा में जो जेल वाला स्पर्म है, जो स्पर्म जो जेल टाइप का है उसके साथ मिक्स करके क्या करेंगे, इजैकुलेट कर देंगे, ठीक है। हम इधर उधर की बात ना करके सीधे आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्जेंट में कौन कौन से फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब प्रश्न ये है कि इजैकुलेशन क्यों होता है। जाहिर सी बात है, एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स। अब ड्यूरिंग इंटरकोर्स होता क्या है, ऐसा क्या होता है, ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिससे इजैकुलेशन होता है। देखिए हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक सिंपैथेटिक में और एक पैरासिम्पैथेटिक में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जब हम किसी एग्रेसिव कंडीशन में हो। इंटरकोर्स भी एक एग्रेसिव कंडीशन है, फाइट और फ्लाइट भी क्या है, एग्रेसिव कंडीशन है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और उस न्यूरोट्रांसमीटर को बोलते हैं एपिनेफ्रिन, बेसिकली नॉरएपिनेफ्रिन। तो होता क्या है कि जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, इसकी आउटर साइड में एक होती है स्मूथ मसल, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। और इस स्मूथ मसल पे कुछ ऐसे रिसेप्टार पाए जाते हैं जो उस नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करते हैं, अटैच कर लेते हैं। और अटैच करने के बाद एक हाई फ्रिक्वेंसी में क्या होता है, स्मूथ मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है फोर्सफुली। और जो हमारी स्मूथ मसल्स होती है उनका सीधा सा काम होता है कि उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दो। ऑब्स्ट्रक्ट करने का मतलब क्या है कि इतना फोर्सफुली दाब दो कि यूरेथ्रा इतनी दब जाए कि जो भी हमारा सेमिनल फ्लूइड है ना, वो बैक होके कभी यूरिनरी ब्लैडर में ना जा पाए। समझे, स्मूथ मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन बाय द नर्वस सिस्टम हुआ वो इसलिए जिससे हमारा सेमिनल फ्लूइड ना यूरेथ्रा के जरिए डिस्चार्ज होकर बाहर निकल जाए। ऐसा ना हो कि वो बैक होके फिर से वापस कहाँ चला जाए, यूरिन में चला जाए, या टाइम ऑफ इंटरकोर्स यूरिन बाहर आ जाए। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या होगा कि जो स्पर्म है और ये सेमिनल फ्लूइड है, ये दोनों आपस में मिलके क्या होंगे, यूरेथ्रा से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और बाहर आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीमन। यानी सीमन का मतलब है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेमिनल फ्लूइड प्लस स्पर्म। तो समझ में आया, रोल ऑफ नर्वस सिस्टम का मतलब है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स कभी भी हमारा जो सेमिनल फ्लूइड है या स्पर्म है वो वापस बैक होकर यूरिनरी ब्लैडर में ना जा पाए। क्योंकि स्पर्म के साथ जो सेमिनल फ्लूइड को मिलाने का तरीका था हमारे नेचर का, वो इसलिए था क्योंकि वो तो मतलब मैच्योर हो गया है ना, तो उसको मतलब न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, क्योंकि उसको स्विम करना है, वो तैर कर जाएगा यूटेरस से होते हुए ओवम के पास। तो दैट इज़ वाई आवर सेमिनल फ्लूइड इज रिच इन किसमें, न्यूट्रिएंट्स में, है ना। इसीलिए उसको मिलाना बहुत जरूरी है, और लिक्विफाई होगा तभी वो इस पर हमारा क्या होगा, वो तैर पाएगा। तो इतनी चीज़ें आप लोग अब समझ गए। अब हम लोग जो है एक बार प्रॉपर रूप से देखते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड में हमारी मतलब कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है। तो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, वो एक तरह की मशीन है। और कैसी मशीन है, एक्सोक्राइन मशीन है। एक्सोक्राइन का मतलब कि हार्मोन्स रिलीज़ नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ क्या रिलीज़ करती है, एंजाइम्स रिलीज़ करती है। जैसे कि आपका कौन सा है, PSA, आपका एंजाइम में नहीं लेकिन सिट्रेट, जो मतलब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, तो उसका नाम है सिट्रेट। आपने पढ़ा होगा ना, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, तो सिट्रेट से ही चालू होती है। तो डायरेक्टली वो सिट्रेट बना के देता है कि मतलब इतना झंझट ना रहे कि आपको जो है ग्लाइकोलिसिस करानी पड़े। तो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड बेसिकली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। जो पहला पार्ट है वो कैसा है, एपिथेलियल सेल। तो एपिथेलियल सेल ही बेसिकली क्या होती है, ग्लैंडुलर सेल होती हैं, ल्यूमिनल सेल होती हैं, ठीक है। और ये एपिथेलियल सेल जो है वो क्या रिलीज़ करती हैं, सेमिनल फ्लूइड। और सेमिनल फ्लूइड के अलावा और क्या रिलीज़ करती है, वो रिलीज़ करती है एंजाइम्स। और सबसे मेन एंजाइम्स है, कई सारे एंजाइम्स होते हैं, तो मेन एंजाइम्स है आपका PSA। तो PSA का फुल फॉर्म होता है कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये बेसिकली प्रोटीएज नाम का एक एंजाइम होता है। और ये प्रोटीएज नाम का एंजाइम करता क्या है, तो वो जो जेल वाला स्पर्म होता है ना, उस जेल वाले फाइबर को तोड़ देता है, यानी कि उनको क्या करता है, डिज़ोल्व कर देता है। और जैसे ही डिज़ोल्व होता है और उसमें फ्लूइड मिल जाता है तो उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, हल्की सी लूज़ होती है। और हमारे स्पर्म क्या होते हैं, स्विम करना स्टार्ट करते हैं। अब स्विम करना क्यों स्टार्ट करेंगे, उनको कोई ताकत का मॉलिक्यूल भी चाहिए, जैसे फ्रक्टोज चाहिए, जैसे सिट्रेट चाहिए। तो हम उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, सिट्रेट। तो हमारा जो प्रोस्टेट है बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, सिट्रेट। और सिट्रेट और PSA ये दोनों मार्कर भी हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में, जब हमारा प्रोस्टेट जब कैंसरस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें सिट्रेट और PSA का अमाउंट ब्लड में आना स्टार्ट हो जाता है।
तो हम उसको एज ए मार्कर भी क्या करते हैं, मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा प्रोस्टेट की कंडीशन कैसी है। और प्रोस्टेट की जो एपिथेलियल सेल होती है, इस एपिथेलियल सेल के अंदर जो होते हैं ना एंड्रोजन रिसेप्टर पाए जाते हैं। एंड्रोजन हमने आपको बताया था कि टेस्टोस्टेरोन होता है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। तो ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है? कैच करता है। और कैच करने के बाद क्या करता है? वो जाके डीएनए पे स्पेसिफिक ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करा के क्या बनाना स्टार्ट करता है? यही सारी चीज़ें, पीएसए, सिट्रेट, है ना, सेमिनल फ्लूइड, यानी कि सेमिनल फ्लूइड को प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर कंसंट्रेशन में, प्रॉपर रेशियो में बनाना स्टार्ट करता है। तो जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली क्या करते हैं? वो सेंस करते हैं टेस्टोस्टेरोन को, और उसके बाद वो क्या करते हैं? डीएनए को पे जाके मैसेंजर आरएनए को मतलब क्रिएट करते हैं, मतलब पूरा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया सिट्रेट के बारे में। तो सिट्रेट होता है ना, वो एक्चुअल में अपना जो है मतलब वो आपको एनर्जी भी दे रहा है और साथ ही साथ में क्या कर रहा है? उस पूरे के पूरे स्पाइनल फ्लूइड का जो सीमन है उसका पीएच भी मेंटेन कर रहा है। और पीएच कैसा मेंटेन कर रहा है? एल्कलाइन। आपको पता है यूट्रस का जो मतलब मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, और एसिडिक मीडियम में कभी भी स्पर्म सर्वाइव ही नहीं करता। तो अगर किसी कारण से हमारा जो है प्रोस्टेट सिट्रेट की कमी कर दे तो हमारा पीएच ना डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हमारे जो स्पर्म है ना वो स्विम नहीं कर पाएंगे, मोटाइल नहीं होंगे, नॉन मोटाइल हो जाएंगे। तो मोटिलिटी बनाने के लिए सिट्रेट का बहुत बड़ा रोल है। सिट्रेट का एक बहुत बड़ा रोल है। देखो कभी भी कोई चीज़ कॉन्टैक्ट रिलैक्स होगी तो कैल्शियम की तो इंपॉर्टेंस आपको पड़ेगी। तो कैल्शियम की वजह से ना कभी कभी क्रिस्टल भी बन जाते हैं। तो दैट इज़ वाई जो सिट्रेट है ना, वो सिट्रेट हमारा क्या करता है? उस मतलब कैल्शियम के क्रिस्टल को भी प्रिवेंट करता है बनने से। और अब सेकंड चीज़ हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेकंड चीज़ जो होती है वो हमारी है बेसल सेल। अब बेसल सेल का मतलब क्या है? एपिथेलियम के जस्ट नीचे ना बेसल सेल पाई जाती है, और बेसल सेल बेसिकली होती है स्टेम सेल। यानी कि इस सेल में ये खूबी है कि जब एपिथेलियल सेल काम करना बंद कर देगी तो ये हमारी स्टेम सेल क्या हो जाएगी? रीजनरेट होकर क्या बना लेगी? एपिथेलियल सेल। ठीक है। इसीलिए हम लोग लाइफ टाइम जो है स्पर्म का प्रोडक्शन करते रहते हैं, मतलब सीमन का प्रोडक्शन करते रहते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जो स्टेम सेल है हमारी और हमारी एपिथेलियल सेल, इन दोनों को कोई कंट्रोल कर रहा है तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही दोनों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और थर्ड अब हमारा कौन सा सेल हो गई? थर्ड हमारी सेल हो गई स्मूथ सेल। तो ऐसा नहीं है कि स्मूथ सेल जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड पे पाई जाती है, वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारी यूरेथ्रा पे पाई जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो एरिया इसका है प्रोस्टेट का है, वहाँ पर क्या पाया जाता है? जो है स्मूथ सेल। और उस सेल को हम बोलते हैं स्ट्रोमल सेल। देखिए स्ट्रोमल सेल में बहुत सारी चीज़ें आती है, कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, फाइबर आते हैं, है ना, माइक्रोफिलामेंट आते हैं, जो क्या करते हैं? इस एपिथेलियल सेल को पकड़ के रखते हैं। ठीक है। और इनका मेन काम क्या होता है? जो स्मूथ सेल होती है कॉन्ट्रैक्शन, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या होगा? तब जो हमारा सेमिनल फ्लूइड है वो क्या होगा? यूरेथ्रा से बाहर चला जाएगा। तो तीन चीज़ें हमने पढ़ ली, एपिथेलियल सेल, बेसल सेल और स्ट्रोमल सेल। अब हम इसका फिगर देख लेते हैं एक बार, है ना। तो ये जो फिगर बन के आया है दैट इज़ अ रफ डायग्राम ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसमें देखिए जो सेल दिख रही है एपिथेलियल सेल है, और जो ये पूरा का पूरा एरिया है वो क्या है? एपिथेलियल सेल का एरिया है। और उसके नीचे जो ग्रीन ग्रीन है वो क्या है आपका? वो आपकी स्टेम सेल यानी कि बेसल सेल है। देखिए एपिथेलियल सेल को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इस एपिथेलियल सेल में होगा क्या? एपिथेलियल सेल को हम किस नाम से जानते हैं? ल्यूमिनल सेल, या हम इसको जानते हैं कि सेमिनल सेल, है ना, या ग्लैंडुलर सेल। तो इनका काम क्या होता है? सेमिनल फ्लूइड को बनाना। और सेमिनल फ्लूइड में बताया था आपको सिट्रिक एसिड, सिट्रेट हो गया, और आपका क्या हो गया? पीएसए हो गया, है ना, और आपका क्या हो गया? इसमें मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं, है ना, कुछ मतलब एलिमेंट भी पाए जाते हैं। और बेसिकली इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है? मिल्की होता है, और इनका पीएच कैसा होता है? अल्कलाइन होता है। ठीक है। और इसी के साथ में जो ग्रीन वाला कलर है उसको हम क्या बोलेंगे? बेसल सेल यानी कि स्टेम सेल। जैसे ही हमारी एपिथेलियल सेल पुरानी हो जाएगी तो जो हमारी स्टेम सेल होगी ना वो आगे मतलब फॉरवर्ड होके वो क्या बन जाएगी? एपिथेलियल सेल। तो ये मान के चलिए कि ये दोनों इनका जो प्रोसेस है डिस्ट्रक्शन का और प्रोडक्शन का, ये साथ में चलता रहता है, रिजनरेशन का। ठीक है। तो स्टेम सेल जो है हमेशा रिजनरेट होती रहती है। एज आप ये डिमांड क्या है? कितना सेमिनल फ्लूइड बनाना है, कितनी एपिथेलियल सेल कितना बना रही हैं। ठीक है। तो ये क्या होती रहती है? रिजनरेट होती रहती है। और थर्ड हमने क्या पढ़ा था? हमारा जो है स्ट्रोमल सेल। और स्ट्रोमल सेल बेसिकली किससे मिलकर बनी होती है? स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। और स्मूथ मसल बेसिकली किससे कंट्रोल होती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ना अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है ना। अब अलग अलग टाइप कैसे डिसाइड होते हैं? देखिए हमारा न्यूरोट्रांसमीटर तो एक ही रहता है,
ठीक है। लेकिन उनका जो मतलब सेलेक्टिंग चॉइस होती है मेम्ब्रेन की, वो अलग अलग होती है। जैसे नॉरएपिनेफ्रिन हमारी बॉडी में बहुत सारी जगहों पे काम करता है, तो बेसिकली जिस 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 वो रिसेप्टार पे काम करता है उसको हम बोलते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टार। तो इसके बहुत सारे टाइप है ना, अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3। तो ये बेसिकली जो हमारा मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड की स्मूथ मसल है, उसमें जो रिसेप्टार पाए जाते हैं वो बेसिकली होते हैं अल्फ़ा 1। और हमारा न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है? नॉरएपिनेफ्रिन। और जैसे ही ये इस सेल से बाइंड होता है, ये सेल कैसी हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और कॉन्ट्रैक्शन जो है बढ़ जाता है, जो यूरिन के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, जिस कारण से यूरिन फ्लो जो है इन द ड्यूरेशन ऑफ इंटरकोर्स भी बाहर ना आ पाए, और सेमिनल फ्लूइड जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में ना जा पाए। तो अब हमने बेसिकली दो चीज़ें समझ ली, एक तो हमारी स्मूथ मसल हो गई, और एक हमारी कौन सी हो गई? स्टेम सेल और एपिथेलियल सेल, ठीक है ना। तो एपिथेलियल सेल और स्टेम सेल पे कौन काम करेगा? टेस्टोस्टेरोन। तो अभी हम पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट वाली। फर्स्ट मान लेते हैं एपिथेलियल सेल को, स्मूथ मसल को, ठीक है ना। अब स्मूथ मसल कैसे काम करती है और इसके काम करने से होता क्या है, क्या ये प्रोस्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है? तो ये देखिए, ये जो हमने उसमें और सारी चीज़ें गायब कर दी, अब केवल और केवल हमने क्या बना दिया इसमें? स्मूथ मसल ऑफ प्रोस्टेट। अब देखिए इसमें होता क्या है, थोड़ी सी बेसिक मैकेनिज्म है, इसको अगर आप समझ लेंगे तो आप जान जाएंगे कि आखिर में एक डॉक्टर जब किसी पेशेंट को डिसाइड करता है ड्रग के लिए, तो उसके मन में क्या विचार आते हैं, ठीक है। तो देखिए जो स्मूथ मसल है, इसकी मेम्ब्रेन पे क्या पाया जाता है? एक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टार। तो जो लोग नए हैं वीडियो में उनको नहीं पता होगा, बट इन द फार्माकोलॉजी तो एक रिसेप्टार होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टार, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टार होता है, इसमें जी प्रोटीन होती है, अल्फा बीटा गामा सब यूनिट की अल्फा यूनिट है, ये सब चीज़ें तो खैर बात की बात है। तो इसमें बेसिकली जो हमारा GPCR है उसका नाम है कौन सा? अल्फ़ा 1A। तो अल्फ़ा 1 के भी ना दो टाइप होते हैं, अल्फ़ा 1A, अल्फ़ा 1B, अल्फ़ा 1D। तो जो बेसिकली इस जगह पे पाया जाता है उस रिसेप्टार का नाम है अल्फ़ा 1A। और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो क्या रिलीज़ करेगा? नॉरएपिनेफ्रिन। तो ड्यूरिंग द इंटरकोर्स ऐसे सेंसेशन जब दिमाग में जाएंगे तो दिमाग का जो एड्रेनर्जिक सिस्टम है, यानी कि ब्रेन हमारा एड्रेनर्जिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। अब जब ये एड्रेनर्जिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा तो जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, वो क्या करेगा? सिंपैथेटिक नर्व को क्या करेगा? क्रिएट करेगा। और जो न्यूरोट्रांसमीटर होंगे एपिनेफ्रिन, वो क्या होंगे? रिलीज़ होंगे, और वो जाके किससे बाइंड होंगे? अल्फ़ा 1A से। और अल्फ़ा 1A पाया कहाँ जाता है? स्मूथ मसल पे। और जैसे ही इससे कॉन्टैक्ट मतलब जैसे ही इनका कॉन्टैक्ट होगा, वैसे ही स्मूथ मसल में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा वो पूरी की पूरी यूरेथ्रा को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि नॉरएपिनेफ्रिन जैसे ही इस रिसेप्टार से जुड़ेगा, ये पूरी की पूरी मसल क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। और ये देखिए जो मैं बना रहा हूँ बीच वाला फिगर, ये क्या होगा? कंस्ट्रिक्ट होगा, और पूरी की पूरी यूरेथ्रा क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है ना। तो मेन पर्पस इसका यही रहता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स कि ये काम करना, ठीक। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, इसका जो मतलब मेन मकसद यही है कि वो स्मूथ मसल के द्वारा ना कॉन्ट्रैक्शन करा के यूरेथ्रा को ब्लॉक कर दे, ठीक है। और यही कॉन्ट्रैक्शन अगर परमानेंट बन जाए आपके शरीर में, तो वो क्या करता है? आपको सिम्टम पैदा करता है, जैसे कि बताया था आपको मैंने कि इससे आपको अर्जेंट फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाएगी यूरिन की, आपको डिस्कम्फर्ट होगा। चलिए इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो साइंटिस्टों ने ना एक ड्रग खोजी। अब ड्रग कैसे खोज सकते हैं? अगर हम ऐसी ड्रग खोज लें कि जो जाके इस वाले रिसेप्टार से बाइंड हो जाए और नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ से बाइंड ही ना होने पाए, तो क्या हमको कभी भी कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमारा यूरेथ्रा क्या होगा? हमेशा ओपन रहेगा। तो ऐसी दो दवाएं हैं जिनका नाम है टैमसुलोसिन, एल्फुजोसिन, और एक है सिल्डोसिन, ठीक है। अभी आप पहले इसको ही पढ़िए, टैमसुलोसिन को और एल्फुजोसिन को। ये दोनों दवाएं करती क्या है? ये दोनों दवाएं जाकर इसी अल्फ़ा 1A रिसेप्टार पे क्या हो जाती हैं? बाइंड हो जाती हैं, जिस कारण से नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड ही नहीं होने पाता है, यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम काम ही नहीं करता। और जब काम नहीं करेगा तो स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और ये क्या होगी? हमारी एक बेटर चॉइस होगी। किसके लिए? इसके लिए। अच्छा, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि एल्फुजोसिन और टैमसुलोसिन में कौन सी ड्रग जो है बेटर होगी, तो वही ड्रग बेटर होगी जो अल्फ़ा 1A रिसेप्टार पे सबसे अच्छी बाइंड हो। तो टैमसुलोसिन और एल्फुजोसिन में अगर देखा गया, जो भी क्लिनिकल रिसर्च हुआ, इसमें टैमसुलोसिन जो दवा थी वो एल्फुजोसिन से अच्छी तरह बाइंड होती थी। तो टैमसुलोसिन इज़ अ ग्रेटर चॉइस फॉर द for the for the blocking the message of नॉरएपिनेफ्रिन। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि जो भी जिस रूट्स को हम अभी फॉलो कर रहे हैं, जिस रूट को अभी हम फॉलो कर रहे हैं, ये रूट मतलब कि जब प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट होता है तो उसमें किसी भी तरीके का कोई भी काम नहीं करती। ये सिर्फ आपको यूरिनरी की जो सिम्टम है ना, उनसे रिलीफ दिलवाती है, ठीक।
यानी कि एल्फोजोसिन और जो है आपकी टैमसोलोसिन, जो 2 दवाएं हैं, ये क्या करती हैं, ये आपको यूरिनरी सिम्टम से क्या होती हैं, आपको मतलब रिलीफ। जैसे ऐसा नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, प्रोस्टाइटिस हो गया, सिस्टाइटिस हो गया, जिस भी कंडीशन में हमारी यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में ब्लॉक हो जाए और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर ना निकले, तो दैट टाइम वी कैन यूज़ एल्फोजोसिन एंड टैमसोलोसिन, जो हमारी क्या करेंगे, यूरेथ्रा यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जाके जो हमारी यूरेथ्रल मेम्ब्रेन है उसको क्या कर देंगे, रिलैक्सेशन दे देंगी। तो हमारी पेशाब क्या होगी, हमारी बाथरूम क्या होगी, हमारी यूरिन क्या होगी, आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगी। बट इसका कोई भी रोल बीपीएच में नहीं है, यानी कि बिनिग्न प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया में। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली एपिथेलियल सेल और स्टेम सेल पे काम ही नहीं करती, ये तो स्मूथ मसल पे काम कर रही है। तो प्रॉब्लम हमारी कहाँ से हो रही है, बीपीएच वाली, इनलार्जमेंट वाली, वो हमारी हो रही है एपिथेलियल सेल से। देखिए लगातार टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर उसको मिलता रहेगा ना, तो कोई भी चीज़ हो वो क्या हो जाएगी, हाइपर एक्टिव हो जाएगी। तो 50 साल बाद ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो यानी कि ये 2 ड्रग जो है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, फॉर द यूरिनरी प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि अगर आपको बीपीएच नहीं है लेकिन आपको यूरिनरी प्रॉब्लम होती है, तब भी हम इस ड्रग को एज ए चॉइस यूज़ कर सकते हैं फॉर द रिलीफ, ठीक है। ये अगर किसी पेशेंट को बीपीएच है बट उसको यूरिनरी का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है इस दवा को मतलब लेने की, समझ गए आप। हम तभी लेंगे जब हमको सिम्टोमेटिक मतलब कंडीशन बनेगी, चाहे वो बीपीएच के कारण बने या चाहे किसी और चीज़ के कारण बने, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं कि डू नॉट टेक डायरेक्टली बाय माउथ इफ़ व्हाट, कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो तो, यानी कि जब हमको कोई सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम होगी तो तभी लेंगे। इसका कोई डायरेक्ट रोल बीपीएच के लिए नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, है ना, दूसरे टॉपिक पे नहीं, सेकंड वाले पे। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। तो देखिए सेकंड प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए फिगर आपको दिख रहा होगा, ये बेसल सेल है और बेसल सेल बाद में जाके कैसे सेल बन जा रही है, ल्यूमिनल सेल बन जा रही है, ठीक है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो हमारा ये ल्यूमिनल सेल है, देखिए इसमें मतलब डीएनए दिख रहा है ना। तो ये डीएनए बेसिकली जो है मतलब एक एंजाइम को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज। और ये 5 अल्फा रिडक्टेज करता क्या है, ये जो है देखिए, जो टेस्टोस्टेरोन अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ना, टेस्टोस्टेरोन जो है ना एक मतलब प्री फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, प्री फॉर्म है। और एक होती है मतलब प्री, एक होती है पोस्ट फॉर्म। तो जो 5 अल्फा रिडक्टेज होता है ना, वो टेस्टोस्टेरोन में कुछ ऐसे चेंजेस कर देता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है डीएसटी में, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। और जो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन से ना 5 गुना ज़्यादा, यानी कि 5 टाइम्स मोर पोटेंट होता है। तो अब ये देखिए, अब आप मेन साइंस में पहुंच रहे हो, यानी कि एपिथेलियल सेल के पास एक ऐसा एंजाइम है जिसका नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज। ये एंजाइम क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसका नाम है डीएसटी, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। और ये डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन 5x टाइम्स क्या होता है, मोर पोटेंट, यानी कि किसी भी प्रोसेस को ये 5 गुना स्पीड और प्रदान कर देता है, ठीक है ना। तो अब हमारा मेन कंसर्निंग टॉपिक क्या है, ये 5 अल्फा रिडक्टेज। अगर हम किसी भी तरीके से 5 अल्फा रिडक्टेज को क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, ठीक है ना, तो हम डीएसटी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और यही हमारा क्या है, दूसरी ड्रग ऑफ चॉइस का टॉपिक, ठीक। देखिए जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो क्या होता है, वो पहली बात तो स्टेरॉइड होता है, ठीक है। और वो क्या होता है, वो इजली जो है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, क्रॉस कर देता है। और सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने के बाद हमने बताया था ना कि इनमें क्या होते हैं, एंड्रोजेनिक रिसेप्टार्स होते हैं। आपने मेरा पहले वाला भी थोड़ा सा पहले मैंने बताया था आपको कि एपिथेलियल सेल में क्या पाते हैं, एंड्रोजेनिक रिसेप्टार। और जैसे ही इससे बाइंड होते हैं वैसे ही वो रिसेप्टार वहाँ पे डीएनए पे, उस पर्टिकुलर डीएनए पे जिस पे जीन लिखे होते हैं सेमिनल फ्लूइड को बनाने के लिए, उन जीन को क्या करता है, एमआरएनए के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कराना स्टार्ट कर देता है। और उससे क्या बनता है, सेमिनल फ्लूइड हमारा बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो जो भी हमारा सेमिनल फ्लूइड बनेगा कैसे बनेगा, वो हमारा बनेगा गोल्जी बॉडी से और हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो प्रोटीन है, तो प्रोटीन ऑलवेज कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जो कैसा हो, रफ हो, ठीक है ना। आरईआर हमेशा आरईआर बनाता है, ठीक। अब देखिए टेस्टोस्टेरोन में और डीएसटी में फ़र्क क्या हुआ कि सिर्फ 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की वजह से इसकी स्पीड क्या हुई, ये 5x जो है क्या हो गई, 5x क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो अगर हम कोई ऐसी ड्रग लें और जो 5 अल्फा रिडक्टेज को क्या कर दे, इनहिबिट कर दे या मार दे, उसके साथ बाइंड हो जाए, तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बाइंड हो पाएगा। जब टेस्टोस्टेरोन नहीं बाइंड हो पाएगा तो कभी वो डीएसटी में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो हम किसी भी प्रोसेस को 5 गुना क्या कर सकते हैं, हमारी कम कर सकते हैं, ठीक है। अब एपिथेलियल सेल में है क्या हमारा, तो इस एपिथेलियल सेल के अंदर एक ऐसा एंजाइम है जिसका नाम है
5 अल्फा रिडक्टेस, ठीक है ना। और ये 5 अल्फा रिडक्टेस कर क्या रहा है, ये जो है हमारे टेस्टोस्टेरोन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये हमको कन्वर्ट करा दे रहा है डीएसटी में, ठीक है। तो ये डीएसटी में कन्वर्ट होगा, ये क्या करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस को तेज़ कर देगा, और जो हमारा सेमिनल फ्लूइड है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए, अब डीएसटी कितना मोर पोटेंट है ना, 5x। तो अब अगर हम अपनी ड्रग ऑफ थेरेपी को अगर चूज़ करें और हम कोई ऐसी ड्रग ले लें जो क्या करे, इस 5 अल्फा रिडक्टेस के साथ पहले बाइंड हो जाए और इस टी को बाइंड होने ही ना दे, ठीक है ना। और जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है वो किसके जरिए कंट्रोल होता है, हमारे ब्रेन के ज़रिए, ठीक है ना। और ब्रेन में कौन सी ग्लैंड होती है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो डायरेक्टली किसको कंट्रोल करती है, टी को, ठीक है ना, यानी कि टेस्टिस को। और टेस्टिस से फिर टी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है उसको कौन कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी। तो और पिट्यूटरी डायरेक्टली किसको, स्टेम सेल को भी कंट्रोल करता है, ठीक है ना। स्टेम सेल को थोड़ा सा कम करता है और ज़्यादातर तो करता है उसको, बट ये दोनों को जो है प्रॉपर रेशियो के अंतर्गत क्या करता है कि मतलब मेंटेन करता है कि जिससे रिजनरेशन और डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस चलता रहे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन निकलेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका जो सेल है उतना ज़्यादा आपकी क्वांटिटी में क्या होता है, ग्रोथ होता रहेगा, ठीक है। और जब हाईली क्वांटिटी में ग्रोथ होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, बीपीएच। यानी कि बीपीएच बना कैसे, बीपीएच बना हाइपरप्लेशिया से, यानी कि जब ज़्यादा अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन निकलेगा तो वो क्या करेगा, एपिथेलियल सेल की ग्रोथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, स्टेम सेल का रिजनरेशन बढ़ा देगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपरप्लेशिया, मतलब उस जगह पे सेल की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब सेल की क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसे क्या बोलेंगे, बीपीएच। और बीपीएच जब अनकंट्रोल्ड मैनर में बढ़ेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, कैंसर। अब कैंसर क्या है, कैंसर भी ओवर ग्रोथ ही है। दो टाइप के कैंसर होते हैं, एक मैलिग्नेंट होता है और एक क्या होता है, बेनिग्न होता है। तो अगर मान लो कैंसर अपनी स्टेज को पार कर जाए, मतलब कि वो कैंसर में हो जाए, तो उसको मैलिग्नेंट कहेंगे। मतलब जो मतलब प्री फॉर्म है वो क्या है, बेनिग्न। और उसके बाद जब बेनिग्न के बाद अनकंट्रोल्ड हो जाए, रुके ही ना, तो उसे क्या बोलेंगे हम, मैलिग्नेंट, ठीक है। तो यानी कि 5 अल्फा रिडक्टेज ही एक ऐसा एंजाइम है जो पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम इस प्रोसेस को, यानी कि जो फास्ट प्रोसेस करा रहा है अल्फा रिडक्टेज, अगर इसको हम क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, क्या करते हैं, इसको अगर हम ब्लॉक कर दें तो हम डायरेक्टली बीपीएच पे हम काफ़ी हद तक बीपीएच को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी ड्रग है जो 5 अल्फा रिडक्टेज को क्या करती है, इनहिबिट करती है। इनहिबिट मतलब कि वो पहले बाइंड हो जाती है, यानी कि मोर कम्पिटेंट होती है। तो उसका नाम है फिनास्ट्राइड और एक का नाम है ड्यूटास्ट्राइड। अब देखिए, ड्यूटास्ट्राइड तो फाइनली जो है मतलब बीपीएच पे काम करती है। और जो फिनास्ट्राइड है ना, फिनास्ट्राइड बेसिकली क्या होता है ना, कि जो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम होता है ना, हमारे स्काल पे भी पाया जाता है, खोपड़ी पे। तो कभी कभी देखिए किसी किसी को जो बाल झड़ जाते हैं, एलॉप्सिया आता है, तो वो कैसा होता है, उसको एंडोजेनिक एलॉप्सिया भी बोलते हैं। तो एंडोजेनिक एलॉप्सिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, 5 अल्फा रिडक्टेज। तो अभी फिनास्ट्राइड को भी हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर वो हमारे खोपड़ी का अगर रोक दे, है ना, टेस्टोस्टेरोन को डीएसटी में कन्वर्ट होने से, तो हमारी जो स्कैल्पिंग का जो एलॉप्सिया हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अभी ड्यूटास्ट्राइड पे ही रहते हैं। तो ड्यूटास्ट्राइड क्या ऐसी ड्रग है जो क्या करती है, 5 अल्फा रिडक्टेज को क्या करती है, इनहिबिट करती है। हमने कौन कौन सी चीज़ देख ली, मतलब हमने देख लिया कि एल्फोजोसिन को देख लिया, टैमसोलोसिन को देख लिया। तो एल्फोजोसिन और टैमसोलोसिन कौन सी ड्रग है जो कहाँ पे काम करती है, स्मूथ मसल पे, यानी कि नर्वस सिस्टम पे, जो नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक इंपल्स को रोकती है। और दूसरी कौन सी है, हमारी ड्यूटास्ट्राइड, जो किस पे काम करती है, 5 अल्फा रिडक्टेज पे। तो एल्फोजोसिन और टैमसोलोसिन बेसिकली किसको ब्लॉक करती हैं, अल्फा 1A रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, जिस कारण से क्या होता है, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो हमारी यूरिनरी का जो ब्लॉकेज है यूरेथ्रा का, वो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। और उससे क्या होगा, हमारी यूरिनरी जो मसल्स होगी वो कैसे होगी, रिलैक्स होगी, और हमको रिलीफ मिलेगा किसमें, तो मतलब यूरिनरी प्रॉब्लम में। और इजैकुलेशन क्या होगा, मगर बट इसका एक साइड इफेक्ट भी है। अगर हम इस दवा को देते हैं तो जो हमारा इजैकुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। और खैर हमें 50 के बाद कौन सी ज़रूरत ही पड़ रही है इजैकुलेशन की। तो ड्यूटास्ट्राइड क्या है, वो 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, यानी कि टी को डीएसटी में कन्वर्ट होने से रोकता है। और डीएसटी क्या है, 5x पोटेंट है टी से। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो प्रोस्टेट होता है ना, श्रिंक होता है। प्रोस्टेट क्या होता है, श्रिंक होता है व्हेन यू यूज़ ड्यूटास्ट्राइड। तो लगभग जो है 24 घंटे या 24 आवर्स के अंदर देखने को मिलता है कि जो डीएसटी का लेवल है ना, वो क्या हो गया, वो करीब 70% डिक्रीज़ हो गया। और अगर इसी ड्रग को हम सेवरल मंथ तक इस्तेमाल करें तो हमको बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है बीपीएच के पेशेंट में, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट में। और ये दवा हम सेवरल वीक से लेकर सेवरल मंथ तक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें प्रोस्टेट श्रिंक जो है वो हमें काफ़ी हद तक मिल जाता है। तो अगर कोई पेशेंट है
ठीक है ना, जिसको प्रॉब्लम यूरिन में है, वो सही तरीके से यूरिन को पास नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, उसको यूरिन में डिफ़िकल्टी हो रही है, मतलब सारी प्रॉब्लम उसको मतलब यूरिन से लेके प्रॉब्लम, डिस्चार्ज प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग एंडिंग प्रॉब्लम है, डिब्रिलिंग है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो हम कौन सी दवा चूज़ करेंगे, आप बताइए सोच के कि, है ना। हाँ, वो पीपीएच के कारण भी हो सकता है और मतलब अन्य वजहों से भी हो सकता है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, एल्फुजोसिन और टैमसुलोसिन। तो अगर 2 दवाएँ हमारे पास है तो हम बेस्ट चॉइस किसको लेंगे, टैमसुलोसिन को, ठीक है। अब अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो उस पेशेंट को बीपीएच यानी कि प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट हो, तो हम कौन सी दवाई उसको यूज़ करेंगे, हम वो दवाई यूज़ करेंगे जो 5 अल्फा रिडक्टेज को क्या करे, मतलब पहले बाइंड कर ले, यानी कि डीएसटी ना बननी। तो वो दवा कौन सी है, डूटास्ट्राइड, ठीक। देखिए एक दवा मैं मतलब बताना भूल गया, जैसे एल्फुजोसिन थी और वो टैमसुलोसिन थी, वैसे एक दवा है सिल्डोसिन। तो जो सिल्डोसिन दवा है ना, वो अब मतलब लेटेस्ट जनरेशन की दवा है और ये बहुत बेटर दवा है। क्यों? क्योंकि इसके अगर कोई पेशेंट कार्डियोवैस्कुलर का हो या किडनी पेशेंट हो, तो उस टाइम पे हम मतलब हमारी जो चॉइस रहेगी वो कैसी है, सिल्डोसिन। और सिल्डोसिन जो होती है ना, करीब करीब मतलब इसकी बाइंडिंग पोटेंसी अल्फा 1A रिसेप्टर से बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम जो है सिल्डोसिन को आज के ज़माने में सबसे बेटर यूज़ कर रहे हैं, एज वेल एज जैसे एल्फुजोसिन और टैमसुलोसिन से ज़्यादा बढ़िया कौन काम करता है, सिल्डोसिन। तो हमारे लिए सिल्डोसिन इज़ द बेटर चॉइस ऑफ ड्रग, ठीक है ना। ऑलवेज क्या है, फाउंड ऑन स्मूथ मसल सरफेस, ठीक है ना, अल्फा 1A, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अल्फा 1A हमेशा प्रोस्टेट की ही स्मूथ मसल सरफेस पे पाया जाता है, ठीक। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि प्रोस्टेट जो है केवल बी प्रोस्टेट का जो इन्लार्जमेंट है केवल वो टेस्टोस्टेरोन के मतलब कारण ही होता हो या ओल्ड एज में ही होता हो। अगर प्रोस्टेट में नॉर्मली कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी हमारा प्रोस्टेट की ग्रोथ क्या होती है, बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स और उसको बोलते हैं प्रोस्टेटिस, ठीक है। तो दिस टाइम वी कैन यूज़ ऑल्सो क्या है, टैमसुलोसिन या सिल्डोसिन विद डूटास्ट्राइड और विद एंटीबायोटिक, ठीक है, ठीक। और एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना, कौन कौन सी ऐसी डायग्नोसिस है जिसके ज़रिए हम जो है डायग्नोस कर सकते हैं कि बीपीएच पेशेंट को है या नहीं। तो सबसे पहला सिंपल फंडा, अल्ट्रासाउंड करा लीजिए या उसका चेक कर लीजिए कि जब वो मॉर्निंग में कितना वॉल्यूम है और उसके बाद जब वो यूरिन को मतलब डिस्चार्ज कर दे रहा है तो कितना वॉल्यूम वापस बच रहा है, यानी कि प्री एंड पोस्ट वाइड वॉल्यूम ऑफ ब्लैडर, इसको भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा और कौन सा चारा है ये बताइए, ठीक है। देखिए बीपीएच का पेशेंट होगा तो उसका प्री और पोस्ट वाइड वॉल्यूम क्या होगा, अराउंड डिफरेंट होगा। और मेरे ख्याल से जो पोस्ट वाइड वॉल्यूम है, अगर वो 35-40 ml से ज़्यादा अगर बच रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा बीपीएच कहीं ना कहीं से यूरेथ्रा को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। तीसरी फाइंडिंग क्या है, तीसरी फाइंडिंग है कि हम पीएसए चेक करा सकते हैं ना। तो पीएसए का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो हम उसे क्या मान लेंगे कि उसका प्रोस्टेट क्या है, इनलार्ज है। और रेक्टल एग्जामिनेशन के थ्रू भी हम जो है प्रोस्टेट कैंसर का पता लगाते हैं, ठीक है ना। और पीएसए क्या है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो जब एक्चुअल में क्या होता है, जब प्रोस्टेट सेल बहुत ज़्यादा मतलब ओवर ग्रोथ कर जाती है तो ये पीएसए जो है, जिसको सेमिनल फ्लूइड में जाना चाहिए, ये हमारा ब्लड में भी आना स्टार्ट हो जाता है। और हम इसको जो है क्या कर सकते हैं कि इसको हम भाई द ब्लड टेस्ट वी कैन जज कि मतलब कितना है। तो इसकी रेंज होती है, पीएसए की अलग अलग रेंज होती है। जनरली बीपीएच में मतलब बीपीएच अगर पेशेंट को नहीं है तो बहुत कम लेवल आता है, तो इसकी एक रेंज है पीएसए की। मैं भी आपको इसको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी रेंज है और कितनी रेंज रहेगी तो उसको हम मान सकते हैं। बहुत ही लिटिल अमाउंट में अगर आपको बीपीएच नहीं है तो बहुत लिटिल अमाउंट में आएगा, अगर आपको बीपीएच है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, अगर आपको कैंसर है तो फिर एकदम एक्सट्रीम ही कंडीशन में आपका पीएसए जो है वो आपका पॉजिटिव पाया जाएगा। तो देखिए जो पीएसए की रेंज है वो कौन सी रेंज है मैं बता रहा हूँ आपको। तो पीएसए की रेंज को ना बेसिकली ना 3 एरिया में बांट लिया गया, क्योंकि होता ही 50 के बाद है। तो 50 से लेके 59 साल तक, मतलब 50 से 60 मान लीजिए, 60 से 70 और 70 से प्लस वालों को मान लीजिए। तो जो मतलब 50 के बिलो है उसका कितना है, 0 to 2.5, 60 वालों के बीच में 3.5, 70 के नीचे वालों में 4.5, 70 के ऊपर वालों में 6.5, ठीक है। और अगर आपका लेवल 6.5 से क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, लमसम 7 के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो ओवर ग्रोथ है वो कैंसर की तरफ बढ़ रही है। और कैंसर की प्रॉब्लम में कभी कभी ब्लड जाता है, कभी कभी ब्लड का मतलब यूरिन भी आ सकता है, तो ये सब प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अगर हम जो है एक और चीज़ हम ध्यान में रख लेते हैं, तो पीएसए जो है ना एक एक्चुअल में ये मार्कर है, क्या है ये, एक जो है मार्कर है। अगर पीएसए का जो लेवल है अगर 7 से इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब है कि मतलब आप जो है मतलब जा रहे हैं कैंसर की तरफ,
ठीक है। मैंने आपको बताया नहीं था कि जो प्रोस्टेट उसमें जो आपका सेमिनल फ्लूइड है उसमें सिट्रेट और आपका पीएससी जो है ये हम लोग मार्कर की तरह यूज़ करते हैं। और भी कुछ मार्कर हैं, कुछ और भी एंजाइम है जैसे P63, CK5, CK14, ये सारे मार्कर जो है ना बेसिकली कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं। और जब कैंसर हो जाता है तो ये सारे मार्कर जो है ना बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हमको मतलब सैंपल में शो होना चालू हो जाता है। हिस्टोलॉजी भी करा सकते हैं, जैसे ऑपरेशन हुआ तो उसकी हिस्टोलॉजी करा ली तो उसका स्कोर हमने देख लिया कि उसका हिस्टोलॉजिकल स्कोर कैसा है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ होता है प्रोस्टैटिक एसिड फॉस्फेटेज भी आता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब चेक करने के लिए कि हम कौन सी कंडीशन में हैं इस टाइम पे, डॉक्टर ये सब चीज़ें रिकमेंड करते हैं आप लोगों को। तो हम लोग लास्ट में एक और चीज़ देख लेते हैं, इसकी डोज और टाइमिंग। तो देखिए बेसिकली दो ही टाइप की हमारे पास ड्रग थी, एक ड्यूटास्ट्राइड थी। तो बेसिकली हम जो ये सब दवाई लेते हैं जितनी भी प्रोस्टेट की, वो हम बेड टाइम ही लेना पसंद करते हैं। हालांकि हम नहीं पसंद करते, ऐसा वैज्ञानिकों ने बोला है कि बेड टाइम लेना चाहिए। हम कहाँ की भाषा कहाँ बोल देते हैं। तो ड्यूटास्ट्राइड जो है वो बेसिकली किसके लिए है, बेनिग्न मतलब कि नॉन कैंसरस प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया के लिए। और इसकी डोज़ क्या है 0.5 mg पर डे। अगर हम सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहे हो ड्यूटास्ट्राइड, अगर हमको कोई भी यूरिनरी सिम्टम नहीं है और डॉक्टर ने हमें सिर्फ ड्यूटास्ट्राइड प्रिस्क्राइब किया है तो 0.5 mg। अगर हमको BPH के साथ साथ में यूरिनरी प्रॉब्लम भी है तो हम कॉम्बिनेशन लेंगे ना 5 अल्फा उसके साथ जो है क्या नाम है टैमसोलोसिन के साथ में। तो हम जब भी इसके साथ लेंगे तो हमको क्या लेना पड़ेगा 0.4 mg। अगर हम ड्यूटास्ट्राइड को किसके साथ लेते हैं टैमसोलोसिन के साथ में। और देखिए सॉरी हमने एक गलती से दिया विद 5 अल्फा रिडक्टेज, तो एक कॉम्बिनेशन विद 5 अल्फा रिडक्टेज एंड अल्फा 1A ब्लॉकर के साथ अगर हम लेते हैं तो। दूसरी हमारी कौन सी है दवा टैमसोलोसिन, ठीक है ना। तो हम एक टैमसोलोसिन हो गई, एक कौन सी थी एल्फुजोसिन और एक हो गई हमारी सिल्डोसिन। तो ये तीन जो हमारी दवाएं थी। तो जो टैमसोलोसिन है उसकी डोज है 0.4 से 0.8 mg पर डे, ठीक है। तो ये इसको हम ले सकते हैं टैमसोलोसिन को 0.4 से लेके 0.8 mg पर डे तक। और जो तुम्हारी क्या थी एल्फुजोसिन थी, एल्फुजोसिन को हम कैसे ले सकते हैं 10 mg से लेके, है ना, 10 mg पर डे ले सकते हैं, 10 mg से नहीं 10 mg पर डे। और हमारी जो सिल्डोसिन है, सिल्डोसिन की डोज़ कितनी है, सिल्डोसिन की डोज़ है हमारी 8 mg पर डे। अगर पेशेंट CKD का यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट हुआ तो इस ड्रग को थोड़ा सा हम हाफ करके 4 mg पिला देंगे, ठीक है। तो CKD पेशेंट में हम इस ड्रग को लेंगे 4 mg पर डे के हिसाब से, ठीक है। और अगर हमारा BPH जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमको फिर जो है दवाएं जब नहीं काम कर पाती तो हमको सर्जिकल काम करना पड़ता है। तो सर्जिकल में जो है हम लेप्रोस्कोपी है ना के जरिए जो है काम करते हैं। अब जो भी है सर्जिकल के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं, लेकिन मैंने देखा कि नई टेक्निक है उसमें वेपोराइजेशन देते हैं, वेपोराइजेशन के ज़रिए जो सेमिनल फ्लूइड को है ना उसको सुखा देते हैं। तो ऐसे भी कुछ टेक्नोलॉजी, मुझे ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसके बारे में अपनी सर्च करके कोई ऐसा मतलब टॉपिक लेके मैं बना सकता हूँ वीडियो। तो अगर कोई क्वेरी